प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे अतिरिक्त आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस चैप्टर से, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख करके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मतलब इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है ना। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे देख लो। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। सामान्यतः जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है ना। बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा, या फिर 1 नंबर का भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो यूरोप पर क्या प्रभाव डाली। ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि यूरोप के अलग अलग शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है ना। जैसे ही शहर के अलग अलग एरिया में पहुंची खबर कि भाई फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, ठीक है ना, तो जैसे ही खबर पहुंची तो जितने भी छात्र थे एवं शिक्षित जितने भी लोग थे वो सब जैकोबिन क्लब को बनाने लगे। ठीक है ना। स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, यानी जितने भी शिक्षित वर्ग और छात्र लोग थे उनकी जितनी भी गतिविधियां थी और अभियान थे यानी आंदोलन थे, वो सब फ्रेंच यानी फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता बनाए। ठीक है ना। जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। ठीक है ना। ताकि सेना जो है इन देशों में, जैसे हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इटली के बड़े बड़े इलाकों में सेना घुस पाई। ठीक है ना। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। ओके। अब यही प्रभाव था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका जो है फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पर कभी कभी संक्षिप्त वर्णन भी दे देता है और कभी कभी डीपली पूछ लेता है। ठीक है ना। यानी 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री काउर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। यानी कि यहाँ पर सार्डिनिया पीडमांट का जो प्रधानमंत्री काउर था उसी का यहाँ पर मुख्य योगदान था। ठीक है ना। उसी ने आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है ना। यानी आंदोलनों को चलाने में सर्वप्रथम उसी का हाथ रहा। ठीक है ना। और उसने कूटनीतिक संधि का उपयोग किया। उसके बाद देखो, दूसरा चरण क्या था। सन 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यानी कि सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। यानी कि देख सकते हो कि इटली के एकीकरण में यहाँ पर गैरीबाल्डी का भी हाथ है। ठीक है ना। गैरीबाल्डी का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर तीसरा चरण क्या हुआ कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। कब? 1860 में। ठीक है ना। यहाँ पर इससे आपके एमसीक्यू भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू की भी तैयारी करते जाइएगा कि जैसे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में कब सैनिकों ने प्रवेश किया, तो 1860 में। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया को कब किसने पराजित किया, सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को कब पराजित किया, तो 1859 में। इससे एमसीक्यू आपके बनेंगे। ओके। और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। अब देखो चौथा चरण क्या हुआ कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने, किसने? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया। यानी कि इटली को एकीकृत किसने घोषित किया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। कब घोषित किया? 1861 में। और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूरा हुआ। यानी पूरा कब हुआ? ओरिजिनली रूप से 1870 में पूरा हुआ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। देखो, रक्त और लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं।
काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा गया है, कई सेटों में पूछा गया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बिस्मार्क ने प्रसा की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त और लोहे की नीति अपनाई, ठीक है ना। और बिस्मार्क की शक्ति में अटूट आस्था थी, अतः उसने सैन्य शक्ति पर विश्वास करके रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। यानी कि रक्त और लौह की नीति का उपयोग किसमें किया गया? जर्मनी के एकीकरण में किया गया। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू भी बन जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मारियान किस बात का प्रतीक थी? जर्मेनिया और मारियान, ये दो प्रतीक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे आंसर? देखिए, 19वीं शताब्दी में नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने किया। यानी नारियों के चित्र को बना करके उसका रूपक के रूप में उपयोग किया जाता था। कब? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। कौन सी भाषा का नाम है? किसका नाम है? ईसाई नाम है, ठीक है ना। लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी रूपक को यही नाम दिया। अब एक एमसीक्यू यहाँ से यहाँ तक में तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? कि मारियान किस देश का नारी रूपक था? तो भैया फ्रांस का नारी रूपक था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और जर्मेनिया किस देश का था? जर्मन का था। अब देखो, यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? जन राष्ट्र के विचार का। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बनेगा कि मारियान के चिन्ह कौन कौन से थे? तो लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब देखो छठवां नंबर, ये तो आपका दीर्घ उत्तरीय में आएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। और ये कितना भी संक्षिप्त आपसे पूछे, ये बहुत बड़ा आंसर इसका बनेगा। कैसे आप लोग लिखेंगे? देखिए, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। ओके, ऐसा आप लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 डाल करके सभी चरणों को लिखेंगे। तो पहला चरण क्या है? कि जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा क्या है? संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, ठीक है। तीसरा चरण, जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। चौथा देखो, 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। अब पांचवा चरण क्या किया गया? कि राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यानी राजशाही और फौजी ताकत एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा बन रहे थे और इसमें उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। यानी जितने लोग एकीकरण करता थे, प्रसा एक देश है, वहाँ के बड़े बड़े जमींदारों ने भी उसका समर्थन किया। प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है ना। ऑटो वान बिस्मार्क नाम है, ठीक है ना। इसको ऑटो पर बिस्मार्क ऐसा मत समझ लीजिएगा, ये ऑटो वान बिस्मार्क है, ठीक है ना। तो प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क जो था, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। इसमें एमसीक्यू आपका तैयार होगा कि कौन जनक था? तो भैया ऑटो वान बिस्मार्क था, ठीक है ना। ये आंसर कभी कभी बिस्मार्क भी आपके एग्जाम पेपर में दे सकता है। उसके बाद देखो आठवां चरण, 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई, ठीक है ना। यानी 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों में प्रसा ही जीत गया। उसके बाद देखो अगला, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दीजिए और बताइए कि प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। तो विलियम प्रथम को कब घोषित किया गया? 1871 में। इस प्रकार जो है डीपली नॉलेज लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए उनके द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार थे। पहला, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले लिया, ठीक है ना। दूसरा क्या किया गया कि स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या किया गया? तो नेशनल असेंबली किया गया।
नई स्तुतियां रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है। चौथा देखो, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, तौलने और नापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है ना। तो ये सब बदलाव किए गए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में, किस प्रकार का भाव दिखाने के लिए, आप लोग देख सकते हो, सामूहिक पहचान का भाव प्रदर्शित करने के लिए। अब देखो 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो स्टार लगा लीजिएगा। यंग इटली कैसा संगठन था, इसे किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर कैसे लिखेंगे? ज्यूसेपी मेस्नी, इसको ज्यूसेपे भी कई जगह पर लिखा रहता है, तो ज्यूसेपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मेस्नी को मेजनी भी कई जगह लिखा रहता है। ठीक है ना। मेजनी हो मेस्नी हो एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ज्यूसेपे मेजनी के द्वारा बनाया गया एक गोपनीय भूमिगत संगठन। यंग इटली क्या था? गोपनीय भूमिगत संगठन था, जिसको किसने बनाया था? ज्यूसेपी मेस्नी ने। जिसका ध्येय इटली का एकीकरण करना था। ध्येय मतलब लक्ष्य। ठीक है ना। यंग इटली कहलाता था, ऐसा आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, जॉलबेराइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे? जॉलबेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में की गई। जॉलबेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांधना था, यानी जर्मनी का एकीकरण करना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के क्या कारण थे, यानी बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अभी 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, लास्ट नहीं है। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी और इसी वजह से वहां पर तनाव उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। इस क्षेत्र में सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रिया दबाना चाहता था और रूस इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था, जिससे दोनों में तनाव बढ़ गए थे। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले वर्ष भी एग्जाम में आया था कि गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आंसर लिखेंगे, इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ज्यूसेपी गैरीबाल्डी था। कहाँ का? इटली देश का। ठीक है ना। उसका परिवार समुद्र तटीय व्यापार में संलग्न था, साथ ही वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। वह इटली का एकीकरण करवाना चाहता था। गैरीबाल्डी ने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए वह इतिहास में प्रसिद्ध है। तो देख सकते हो कि गैरीबाल्डी ने स्वयं की एक सेना बनाई थी। ठीक है ना। और उसकी मदद से वह इटली का एकीकरण करवाना चाहता था, इसी वजह से वो जो है इतिहास में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है ना, एकीकरण की वजह से। और यहाँ से जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ मत भागिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।